जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेसिस्टर, या फिर दूसरा नाम इस टॉपिक का है प्योर रेसिस्टिव सर्किट। देखो ये टॉपिक क्या है, बेहद ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और इसको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और वो तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लियर शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वीडियो को करने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी टिप्स देने वाला हूँ इस टॉपिक की कि आपको उसके बाद इस टॉपिक को किसी भी कहीं से भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम बात करें एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेसिस्टर है। देखो अब होने वाला क्या है, आगे की कहानी हमारी किस तरफ जाने वाली है। आपने 3 तरह की रुकावटों के बारे में पढ़ चुके हो आप, कौन कौन सी होती है। एक होता है आपका R यानी कि रेसिस्टेंस, एक होता है आपका L यानी कि इंडक्टर इंडक्टेंस, एक होता है आपका C जो कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस। तो 3 तरह की रुकावटें होती हैं आपकी करंट को फ्लो करने में। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस एंड तीसरा कैपेसिटेंस। तो हमें 1 बाय 1 करके इन तीनों के बारे में पढ़ना है। यानी कि एक बार हम सर्किट वो लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, R होगा, और वो कहलाएगा प्योर रेसिस्टिव सर्किट, जो कि आपके बोर्ड पर आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिर एक बार हम लेंगे वो सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका L होगा यानी कि इंडक्टर होगा, तो वो हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ क्या है, आपका C है, और उस C के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर। और फिर एक बार हम इन तीनों को मिला के एक सर्किट बना देंगे, LCR सर्किट, जो इस चैप्टर का मैं कहूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो वो हम फिर इसको इन तीनों को मिलाकर क्या बना देंगे, एक LCR सर्किट बना देंगे। तो कुल मिला के सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा R जो एक सर्किट होगा, जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस यानी कि R लगा हुआ है, तो उसके अंदर करंट और EMF दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर बात करें फिर हम देखेंगे इंडक्टर में क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कैपेसिटर में। खैर जब इंडक्टर और कैपेसिटर की बात आएगी जब की बात जब में करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम आज बात करें तो आज हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका R यानी कि रेसिस्टेंस है। और हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें कुछ इस तरह से करने वाले हैं क्या कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस होगा, कुछ ये रहा, ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R, और इसको हम सप्लाई देंगे एक एसी सप्लाई। और एसी सप्लाई कैसी होती है, हम एसी सप्लाई का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल फॉर एसी सप्लाई। ये किसका सिंबल होता है, आपका एसी सप्लाई। जैसे आपने बैटरी में क्या सिंबल बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो ना, सेल का सिंबल ये बनाते हो, बैटरी का सिंबल भी इस तरह से बनाते हो आप। तो ऐसे ये क्या है, आपका एसी का सिंबल है, यानी कि एसी सोर्स का सिंबल है। अब क्या होगा, एसी सोर्स की ईएमएफ हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, वो होता है हमारा E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब इसके अंदर हम करंट EMF लगाएंगे, सर्किट क्लोज है, तो होगा क्या, करंट फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है, इस सर्किट में से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। हमें यही देखना है कि जो करंट यहां पर फ्लो करेगा उस करंट की इक्वेशन क्या होगी। यानी कि जब हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसके अंदर सिर्फ क्या लगा हो, आपका रेसिस्टर लगा हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आपका रेसिस्टर हो, और उसके अंदर अगर हम अल्टरनेटिंग EMF को पास कर दें तो करंट की इक्वेशन क्या होगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे EMF की एंगल कितना है, ओमेगा टी, फेज एंगल कितना है यहाँ पर, ओमेगा टी। तो हमें ये देखना है कि क्या करंट भी इसके साथ साथ चलेगा, या करंट इससे पीछे रह जाएगा, या करंट इससे आगे निकल जाएगा। यानी करंट की इक्वेशन क्या होगी, हमें वो देखनी है फॉर अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो इसी वजह से हमारी हेडिंग भी क्या कहलाती है, ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि रेसिस्टर लगा हुआ है। तो उसके अंदर जाने वाले करंट की इक्वेशन क्या होगी, अगर EMF की इक्वेशन हो जाए E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो वही हमें इसके अंदर कंप्लीट
करना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर, यानी कि हमने एक ऐसा सर्किट लिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या एक रेसिस्टर है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या है, सिर्फ रेसिस्टर। दोनों का मतलब एक ही, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। क्या करा इसके अंदर हमने, कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल आर, यानी कि हमने एक सर्किट मान लिया जिसके अंदर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, कितने रेसिस्टेंस का, कैपिटल आर रेसिस्टेंस का, कनेक्टेड टू एसी सोर्स, एक एसी सोर्स से कनेक्ट है। कैसे है, देखो कुछ ऐसे है, क्या कि हमने सपोज किया कि भाई हमारे पास एक रेसिस्टर है, ठीक है, कितने रेसिस्टेंस का, कैपिटल आर रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर है, और हमने इसको कहाँ लगाया हुआ है, हमने इसको लगाया हुआ है एक एसी सोर्स से। किससे लगाया हुआ, हमने इसको एक एसी सोर्स से हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, एसी सोर्स में लगाया हुआ है। whose EMF is given by, जिस एसी सोर्स का EMF कितना है, हमें पता है एसी का EMF होता है E is equals to E naught sin ओमेगा टी। जब हम किसी भी सर्किट में किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाते हैं, यानी कि ईएमएफ लगाते हैं, जाहिर सी बात है करंट वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर भी एक करंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज आई, ये जा रहा है आपका करंट आई। इसी करंट की हमें इक्वेशन निकालने की, ये करंट की इक्वेशन कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करा हमने, तो हुज ईएमएफ इज गिवन बाय, कितना ईएमएफ हमारा एसी का, वो है हमारे पास E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। As we know the current is given by, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास वोल्टेज हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ, क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V कहें या E कहें बात तो एक ही, क्योंकि V और E दोनों लगभग एक ही चीज है। और अगर यहाँ से हमें करंट निकालना तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन आर। तो कुल मिला के करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन आर होता है। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो द करंट इज गिवन बाय, कितना होता है, I इज इक्वल्स टू होता है E अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। इस E की वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो क्या करेंगे हम, पुट 1 इन 2, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू हमारे पास है E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। जब E अपॉन आर को I बोल सकते हैं, तो क्या E नॉट अपॉन आर को I नॉट नहीं बोल सकते, बताओ भाई। E अपॉन आर हमारा I है, तो E नॉट अपॉन आर हमारा I नॉट हो जाएगा। तो कुल मिला के E नॉट अपॉन आर क्या हो गया, I नॉट हो गया। तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या I इज इक्वल्स टू आई नॉट भाई, E नॉट अपॉन आर आई नॉट बन गया, और साइन ओमेगा टी एज इट इज साइन omega t. This is the equation of the current flowing through the circuit containing only a resistor. तो जो करंट आप यहां से भेज रहे हो उस करंट की वैल्यू कितनी है, वो है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि जाने वाला करंट की इक्वेशन भी कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं यहां पर आपको देखना चाहें तो देखो क्या हो रहा है, E की वैल्यू कितनी थी, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू कितनी आई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जरा बताओ दोनों का फेज एंगल कितना है भाई, इसका फेज एंगल भी ओमेगा टी और इसका फेज एंगल भी ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों के बीच में कितने फेज का डिफरेंस है, 0। बस जितना एंगल उसका इतना एंगल इसका, दोनों का एंगल सेम सेम। तो कुल मिला के दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अगर फेज डिफरेंस किसी भी दो वैल्यूज में 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे जिस टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी उसी जगह पर उसी टाइम पर करंट की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। और अगर किसी एक पॉइंट पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसी पॉइंट पर उसी करंट पे उसी टाइम पे आपके करंट की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि दोनों साथ साथ चलेंगे, जहां वो 0 वहां पे वो 0, जहां पे वो मैक्सिमम वहां पे दूसरा भी मैक्सिमम। कैसे होगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, हेंस द ईएमएफ एंड द करंट आर इन सेम फेज, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो फेज कितना हुआ, सेम फेज हुआ। इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दे बोथ अटेन देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली, यानी कि ईएमएफ और करंट दोनों अपनी मिनिमम
और मैक्सिमम वैल्यू को कब अटेन करेंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली, यानी कि जब ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। जब ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी तो करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, दोनों साथ साथ चलेंगे, जहां पे वो मिनिमम वहां पे दूसरा भी मिनिमम, जहां पे वो मैक्सिमम वहां पे दूसरा भी मैक्सिमम। अगर हमें इसे ग्राफिकली देखना हो तो कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि हमारा ईएमएफ का इक्वेशन कितना आया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन आता आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं ग्राफ बनाने लगूं, ग्राफ कैसे, देखो जरा ध्यान से। सपोज किया कि ये जा रहा है हमारा ईएमएफ, कौन जा रहा है, ये आपका ईएमएफ, ठीक है। ये वैल्यू कैसी है इसकी, पीक वैल्यू, यानी कि ई नॉट, कैसी वैल्यू आपकी, पीक वैल्यू ई नॉट। इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है इसकी, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो है। अगर मैं बात करूँ करंट की, तो करंट भी इसके साथ साथ चलेगा, तो करंट कहाँ है, करंट ये रहा, क्या मतलब, देखो ध्यान से, ये होगा करंट का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये होगी आपकी आई नॉट। अगर इस करंट की इक्वेशन की बात करूं तो क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो साथ साथ क्या चल रहा है, तो ध्यान समझना, इस पर्टिकुलर टाइम पर ईएमएफ कितना है, 0, तो करंट भी कितना है, 0 है ना। अगर बात करूं इस पर्टिकुलर समय पे, किस पे, इस पे, यानी कि ये टाइम होता है t/4। अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं बात करूं तो ईएमएफ की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, कितनी, ई नॉट, तो करंट की वैल्यू भी कैसी है, मैक्सिमम, यानी कि आई नॉट। अगले टाइम पे फिर दोबारा से ईएमएफ कितना हो गया, 0, तो करंट भी उसी टाइम पर कितना हो गया, 0। अगला फिर दोबारा ईएमएफ कितना हो गया, माइनस का ई नॉट, तो करंट भी कितना हो गया, माइनस का आई नॉट। यानी कुल मिला के जहां पे ईएमएफ 0 है वहां पे करंट भी 0 है, और जहां पे ईएमएफ मैक्सिमम वहां पे करंट भी आपका मैक्सिमम। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए करंट एंड ईएमएफ फॉर अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम क्या होता है, ये फेजर डायग्राम थोड़ा सा आप ध्यान समझे, हालांकि है कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बट फिर भी फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम सिंपल एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से, यानी कि कार्टेशियन प्लेन की मदद से मतलब एक लाइन ड्रॉ कर किसको दिखाते हैं, हम दिखाते हैं करंट को और वोल्टेज को। यानी करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम कहलाता है आपका फेजर डायग्राम। कैसे बनता है देखिए, सपोज किया हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये रहा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, वही मैथ्स वाला सिंपल प्योर जो मैथ्स में होता है ना, कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। और हमने मान लिया कि ये एंगल ये जा रहा है हमारा करंट ईएमएफ का पीक वैल्यू ई नॉट। क्या इक्वेशन है इस ईएमएफ की, इस ईएमएफ की इक्वेशन अभी बताई थी आपको, कितनी है हमारे पास, इस ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तो आई है ये, करंट कितने एंगल पे जा रहा है, ये जा रहा है ओमेगा टी, यानी कि दिस एंगल इज ओमेगा टी। कितना फेज एंगल है इसका, ओमेगा टी। तो करंट कहाँ जा रहा है, करंट भी तो ओमेगा टी पर जा रहा है, तो करंट के लिए भी लाइन यही होगी। तो करंट कहाँ है, करंट हमारा ये रहा, ये आ रहा है आपका आई नॉट, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि इसी ग्राफ में आपने एक लाइन की मदद से किसको रिप्रेजेंट किया, ईएमएफ को और करंट को। तो इस ग्राफ को, इस डायग्राम को बोलते हैं क्या, फेजर डायग्राम। यानी कि एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर हम ईएमएफ और करंट दोनों को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देन दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम। अब आपने दिमाग में एक बात आ रही होगी क्या, कि ये ईएमएफ आगे लिया गया, ये करंट पीछे, क्योंकि देखो करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ईएमएफ से थोड़ी सी कम होती है। क्यों होती है, कि जो ईएमएफ आप अप्लाई करोगे वो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा करंट ही देगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी किस में हो जाएगी, हीट में, साउंड में, इसमें वेस्ट हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ से कम ही रहती है, तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ी सी पीछे आ रही है। बट हाँ, दोनों का एंगल सेम है, ई का भी एंगल ओमेगा टी है और आई का भी एंगल ओमेगा टी, दोनों के बीच में फेज कैसा है, सेम है। तो ये होता है हमारा ग्राफ, और ये हो गया हमारा इसका फेजर डायग्राम। और ये है हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक, डिटेल डिस्कशन किसका,
प्योर रेसिस्टिव सर्किट का। तो अगर कोई आपसे पूछ ले प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है या एग्जाम में आपको लिख के आना हो तो आप वो सब कुछ लिख कर आएंगे, साथ में ये ग्राफ बनाकर आप आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।